पेपर सॉल्व करते हैं। ये सेक्शन ए है 40 मार्क का। पहला क्वेश्चन है फॉर अ बॉडी टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इट्स, पहला ऑप्शन है मोमेंटम शुड बी जीरो, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, वेलोसिटी शुड बी जीरो। कोई भी बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो या किसी भी इक्विलिब्रियम में हो तो नेट फोर्स उस पर जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो होने के लिए कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस करता है प्लांट में? तो फोटो मीन्स होता है लाइट, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी, अगर वो फूड बना रहा है तो फूड बनाने के लिए उसमें क्या बनेगा? केमिकल, फूड में केमिकल एनर्जी होता है, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ टू पुली विद द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि एफर्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर एफर्ट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो सीधे सीधे वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू हो जाता है एन, एन मीन्स नंबर ऑफ पुली। लेकिन अगर एफर्ट अपवर्ड है तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज होगा, अब वेलोसिटी रेशियो होगा n+1 और मैकेनिकल एडवांटेज भी होगा n+1। तो इसमें कितने पुली थे? 2 पुली थे, +1 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। मीडियम बी से मीडियम ए में जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी का निकालना है, मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? ए से बी में। लाइट कहाँ से आ रही है? ए से बी में। तो पहला मीडियम हो जाएगा ए, दूसरा मीडियम हो जाएगा बी, सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर होगा एंगल नॉर्मल से हम लेंगे तो नॉर्मल से एंगल होगा 60 डिग्री, यहाँ से एंगल हम नॉर्मल से लेंगे तो नॉर्मल से एंगल होगा 45 डिग्री, और इसमें हम लोग लगाएंगे साइन आई अपान साइन आर। और इस केस में लाइट यहाँ से जा रही है नीचे से, और साइन भी दिया गया है बेटा इसमें, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आंसर हो जाएगा साइन 60 अपान साइन 45, आंसर हो जाएगा साइन 60 अपान साइन 45। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ ब्लैकेंड बल्ब थर्मोमीटर इज मूव बियॉन्ड द रेड रीजन, रेड रीजन के आगे अगर हम कोई थर्मोमीटर लेके जाते हैं तो उस रीजन में, उस विजुअल स्पेक्ट्रम में या उस रैपिड राइज होता है टेम्परेचर में। जब भी टेम्परेचर की बात आएगी तो हमेशा आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन कॉज करता है टेम्परेचर का। अगला क्वेश्चन है, अ फास्ट मूविंग साइक्लिस्ट स्टॉप पैडलिंग ऑन रीचिंग हिली ट्रैक, इफ ही कंटिन्यूज टू मूव विद द रिक्वायर्ड एनर्जी देन अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है तो हम लोग इसमें सर्च करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की कोई कहानी दी गई होगी। इज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगा। हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यूअस इंक्रीजेस, मैकेनिकल एनर्जी क्यों इंक्रीज करेगी? तो आंसर होगा हमारा हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस बी ऑफ वर्चुअल इमेज found by the lens of focal length 15 cm never exceed a certain finite value, then this value will be इसका हो जाएगा बेटा less than or equal to 15 cm, कि इससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, assertion and reason tiny air molecules scatter blue light more than red light, तो ये सही है, scattering of light होता है ब्लू लाइट का स्कैटरिंग रेड लाइट से ज़्यादा होता है। रीज़न यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द सर्किट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लैम्प L1 L2 L3 L4 हुज फेलियर वुड नॉट इंटरप्ट। तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि अगर यहाँ से करंट गया तो L1 जलेगा, फिर यहाँ से L2 L3 L4, अगर हम L2 को हटा दें तब पर भी L1 L3 L4 में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर आर एडेड 3 आइडेंटिकल जार्स ए बी सी ऑफ सेम हाइट एंड रेडियाई आर ए आर बी आर सी। तो एक सिंपल सी बात यह है, क्वेश्चन पूछा है कौन सा प्रोड्यूस करेगा श्रिलेस्ट नोट। श्रिलेस्ट नोट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? मैक्सिमम। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो उसका श्रिल साउंड भी मैक्सिमम होगा, एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इसमें सबसे कम जिसका रेडियस होगा उसमें सबसे श्रिल साउंड होगा। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे कम रेडियस बी का है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। अगला है, द मेटलिक वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स न्यू लेंथ बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा ये एक स्पेशल फीचर होता है, ये किसी भी लेंथ या फिजिकल चेंज में डिपेंड नहीं करता, तो आंसर होगा रिमेन द सेम। द करेक्ट फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में फार्मूला आप लोग पढ़े हो, 1/R इक्विलेटरल R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R2 प्लस R1/R1 R2, लेकिन ये 1/R है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 R2/R1 प्लस R2। तो R1 R2/R1 प्लस R2 ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें ये दिया गया है कि अगर कोई करंट बेटा x मीन्स कि अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो उसके हिसाब से जो कर्ल फिंगर होगा उसके हिसाब से ये पहला वाला सही होगा। तो इसका मतलब पहला वाला सही है, ओनली वन इज अलाइंड। अगला क्वेश्चन है, 3 सब्सटेंस हैं ए बी सी ऑफ सेम मास उनका सेम है, आर प्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट ऑन हीटिंग दे मेल्ट कंप्लीटली इन 5 मिनट, 7 मिनट एंड 3 मिनट। सो देन विच सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो ये टाइम पे डिपेंड करता है, जिसका टाइम ज़्यादा उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ज़्यादा। तो किसका ज़्यादा होगा, बी का, सब्सटेंस बी का। अगला क्वेश्चन, द एटम ऑफ लिथियम कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन। तो मास नंबर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, मास नंबर किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो इसमें 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो ये मास नंबर आ जाएगा 7। तो इसका आंसर होगा 7। तो सेक्शन ए का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द पाथ इज। तो जो फ्रिक्शन बेटा फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाएगा। फ्रिक्शन कॉज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आंसर हो जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर। आंसर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि होता है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी अगर किसी का कांस्टेंट है तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर डेंसर से रेयर जा रहा है स्पीड बढ़ेगा तो मतलब वेवलेंथ भी बढ़ेगा। द लीड ऑफ कंटेनर मिनिमाइज हीट लॉस बाई कन्वेक्शन प्रोसेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन प्रोसेस। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन वेव फॉर्म, एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करता है। अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर हमें जो भी सब्सटेंस मिलता है उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। डैश रेडिएशन डेविएट मिनिमम इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अल्फा। अल्फा रेडिएशन डेविएट कम करता है, बीटा डेविएट ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डिपेंड। तो इसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते थे। पहला लिख सकते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका पहला आंसर लिख सकते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। दूसरा हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते थे कि इसका शेप पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, शेप पे। ये अगला क्वेश्चन है, 2 केस दिए गए हैं, केस 1 केस 2। पहला केस दिया गया है कि लता कट्स अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स यूजिंग अ कटर विच बिलोंग्स टू अ क्लास सेकंड लीवर। क्लास सेकंड लीवर बिलोंग करता है कटर, ठीक है। सी नीडेड एफर्ट E1 then C cuts 1 half of this potato again but this time C needed effort E2, but कंडीशन दिया गया है कि E1 is greater than E2, ठीक है। So in which case, first case or second case, was the potato closer to her hand applying the effort? तो आंसर होगा फर्स्ट केस। आंसर क्या होगा, फर्स्ट केस। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न यही होगा। अच्छा, रीज़न यहाँ बताना है, तो रीज़न ये होगा कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है या कुछ भी इसका निकालने, तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो जब अगर हम इसमें एफर्ट आर्म बढ़ाते हैं, हाँ, इसमें अगर हम लोड बढ़ा दें
क्योंकि वो ज़्यादा क्लोजर आ जा रहा है, क्लोजर आएगा तो फिर उसका हमें एफर्ट आर्म बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल इंक्रीज द एफर्ट आर्म बिकॉज व्हेन द पोटैटो इज क्लोजर, व्हेन द पोटैटो is closer, when the potato is closer to the effort, then the load arm increases, if the load arm will be increases, beta, so no doubt the effort will be also increases, then it will be equal. So answer होगा इसमें effort E1, ये ज़्यादा होगा। और रीज़न आप यही लिखोगे कि जब पोटैटो क्लोज़र आ जाता है तो लोड आर्म भी बढ़ाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस बी एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो ग्राफ में देखो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस का, तो इसमें लेंस हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। और जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है तो उसका हमेशा मैग्नीफिकेशन मोर देन 1 होगा। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल विच विद स्विच एंड रिहोस्टेट इन सीरीज। सब कुछ सीरीज में कनेक्ट है। अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू अक्रॉस द सेल, सही है, ये सब कुछ ठीक है। करंट इन द सर्किट इंक्रीज यूजिंग द रिहोस्टेट, अगर करंट हम बढ़ा देंगे सर्किट का तो वोल्ट मीटर में क्या चेंज आएगा। तो अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर बेटा क्या होगा, वोल्ट मीटर कौन सी रीडिंग देती है, टर्मिनल पोटेंशियल की। कौन सी रीडिंग देती है, टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग कौन देता है, वोल्ट मीटर। तो जब भी हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज करेगी। अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा रीज़न यही होगा, जब करंट बढ़ेगा दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल ड्रॉप, इससे पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज कर जाएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप जब इंक्रीज होगा तो फार्मूला हम लोग पढ़ें, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल टू E माइनस BD हो गया। जब करंट बढ़ा तो BD बढ़ गया, जब BD बढ़ गया तो ये टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, तो आंसर होगा डिक्रीज करेगा। अगला है डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशन, तो इसका सीधे सीधे डेफिनेशन है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसी को नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। हाउ इज द वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रॉम डैम्ड वाइब्रेशन इन देयर टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर हम नेचुरल वाइब्रेशन की बात करें और डैम्ड वाइब्रेशन की बात करें तो नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, इसमें आप लोग लिखोगे एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। और डैम्ड वाइब्रेशन में आप लिखोगे, डैम्ड वाइब्रेशन में द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। अगर ग्राफ याद करो तो जो नेचुरल वाइब्रेशन का ग्राफ बनता था तो ऐसे बनता था, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करता था पूरे जर्नी में, लेकिन डैम्ड वाइब्रेशन का जो ग्राफ बनता था कुछ ऐसे बनता था, तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता था। अगला क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ थर्मल कैपेसिटी 40 जूल पर केल्विन एब्जॉर्ब 800 जूल। तो इसमें सीधे सीधे आप फार्मूला लगाओ, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। सो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई C, और Q बाई C की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू है 800, C की वैल्यू है 40, आंसर आ जाएगा 20 केल्विन, इसमें 20 केल्विन आ गया। द इन एन AC जनरेटर नेम द पार्ट विच हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन, इंटेंसीफाइज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है इसमें सॉफ्ट आयरन कोर। अगला है मेंटेन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट्स एंड द एक्सटर्नल सर्किट। तो कॉन्टैक्ट बनाता है कौन, कार्बन ब्रशेस, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन ब्रशेस, ठीक है। गिव टू डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन फिनोमिनन होता है व्हेन हैवी न्यूक्लियाई, पहले लिखोगे व्हेन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 or more than 2 lighter nuclei, 2 or more than 2 lighter nuclei। पहला तो ये लिख दोगे, दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, इट स्टार्ट्स एट रूम टेम्परेचर,
एट रूम टेम्परेचर पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप लिखोगे न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में कि व्हेन 2 or more than 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है तो उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। अच्छा, इट स्टार्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यही दो आपको लिखने थे। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, अ मोनोक्रोमेटिक रे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ आइडेंटिकल प्रिज्म ए बी एंड सी एट डिफरेंट एंगल। तो इसमें कुछ करना नहीं था। यहाँ से देखो, ये है आपका नॉर्मल, तो नॉर्मल से आप ये बना लो, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें बनाओगे तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा। अब इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम किस में होगा? तो देखो, इसमें नॉर्मल से ये ज़्यादा दूर जा रहा है और नॉर्मल से ये कम दूर जा रहा है, तो इसमें पहले में होगा B, दूसरे में होगा A, और तीसरे में पूछा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर इमर्जेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंट रे अगर बेस के पैरेलल हो जाता है तो इस केस में मिनिमम डेविएशन का केस बनता है। मिनिमम डेविएशन में यही कहानी बनती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इसका आंसर होगा C।